ओके एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हम कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एंड में आपको बोला था कि 33, 34 और 35 ये क्वेश्चंस आपको बता करके कमेंट में डाल सकते हो, या फिर मैंने कुछ वीडियोस में अपना व्हाट्सएप नंबर पे डाला तो उस पर भी भेज सकते हो। तो चलो आज हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है इन तीनों क्वेश्चंस के। ड्रॉ अ circuit diagram to show how 3 bulbs can be lit from a battery so that 2 bulbs are controlled by the same switch while the third bulb has its own switch। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 3 बल्ब हैं जो कि उन तीनों को हमें क्या करना है, एक बैटरी से कनेक्ट रखना है और उन्हें लगाना है। बैटरी से कनेक्ट करके उनको स्टार्ट करना है, उनको लगाना है, ठीक है, लाइट अप करना है। तो उसमें ऐसे सर्किट आपको बनाना है कि जिसमें 2 बल्ब का जो है ना स्विच हो ना वो सेम हो और बाकी थर्ड का जो है वो अलग हो, उसका खुद का स्विच हो। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले चीज़ तो प्रैक्टिकली देखना। सबसे पहले क्या करो, सिंपल सा फैक्ट है, सोर्स। तो पहले स्विच लगाते हैं और ये हमारा सोर्स हो गया, और जैसे कि बैटरी बोली है तो हम बैटरी बनाएंगे। अब बारी आती है अब ये भली बनाओ नहीं बनाओ एक ही बात है, इसका कोई ज़रूर नहीं है, मेन यहाँ पे आपको बताना है। तो अगर पहले मैं 2 बल्ब एक साथ बना दो, ये एक ये 2, ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं कि 2 बल्ब का स्विच सेम होना चाहिए, तो ये लो। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है और बल्ब को क्या चाहिए, वोल्टेज ही चाहिए। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम एक और बल्ब ऐसे लगा देंगे। तो प्रैक्टिकली देखो, एक थर्ड वाले के लिए सेपरेट हो गया और बाकी फर्स्ट और सेकंड वाले के लिए उनका खुद का कंट्रोलिंग स्विच हो गया। तो ये है सर्किट डायग्राम, ये था 33 का। ओके, क्या किया मैंने, पहले सोर्स बना दो, फिर वायरिंग, ठीक है, फिर पैरेलल में लगाओ, 2 को साथ में लगा के एक कैसे कर दो और उसके साथ स्विच लगा दो एक, इसको K1 नाम दे दो। ये बैटरी है, ये बल्ब 1, बल्ब 2 और ये बल्ब 3 और ये K2, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है इसलिए हम तीनों को लिट भी कर देंगे और साथ ही साथ उनकी कंट्रोलिंग भी स्विच आ जाएंगे। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर is connected to the 230 volt main supply. A current of 8 ampere flows through the heater. How much charge flows around the circuit each second? Okay, क्या क्या डेटा गिवन है पहले तो वो देखते हैं। ये 33 क्वेश्चन था, 34 का ए, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है और करंट आपको दे रखी है 8 एम्पीयर, ठीक है। हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड, आपको पता करना है कितना चार्ज हर 1 सेकेंड में होता है। तो भाई टाइम दे दिया है, इनडायरेक्टली देखे तो टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड, और तुम्हें पता हो तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो करंट कितना है, 8, ठीक है, चार्ज हमें निकालना है और टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो 1 उधर गया तो Q इक्वल टू क्या आ गया, 8 कूलम। तो ये आ गया हमारा चार्ज। और उसके बाद B क्या है, हाउ मैनी एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र टू द हीटर ईच सेकेंड, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, ये कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आपको पता है एनर्जी मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, वर्क डन। तो हम जानते हैं V इक्वल टू
W अपॉन Q, V कितना है 230, W हमें निकालना है और Q कितना है 8, तो W इक्वल टू 8 इंटू 230। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कितना आएगा 1840 जूल। ठीक है, जूल क्या है एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज़ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स बोला है पर सेकेंड। ठीक है, मतलब करंट हमें दे रखा है, पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो पता करना है। ओके 35। हमें अब देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले तो मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं बहुत सारे फार्मूले बता चुका हूँ लगभग। ठीक है, तो उन्हीं को अगर दिमाग में रखो तो आप ये गैस कर पाओगे कि हाँ आपको क्या बताना है और कैसे सॉल्व करना है। तो पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन कैसे बन सकता है करंट से। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम ये इतना तो पता है हमें कि चार्ज का तो इलेक्ट्रॉन से होता है, क्योंकि चार्ज Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। तो N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं और Q चार्ज होता है, और करंट का चार्ज से होता है। कभी कभी क्या है कि फार्मूले डायरेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम चाहे तो एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले से कनेक्ट करके बना सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे Q की जगह लिख दूँ N इंटू ई और नीचे लिख दूँ T, देखो Q की जगह मैंने N इंटू ई लिख दिया, तो ये नया फार्मूला हमने खुद ने बना दिया, जो क्या I इक्वल टू N इंटू ई अपॉन T। तो बस अब हमें क्या क्या दिया और क्या निकालना है, तो N एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो I इंटू T अपॉन ई, ये हमने एक नया फार्मूला डिराइव किया। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो N इक्वल टू I कितना है, तो I दे रखा है हमें 5 एम्पियर और बोला है पर सेकेंड। ठीक है, तो 5 एम्पियर पर सेकेंड बोला इसलिए 1, और E तो जैसे कि मैंने आपको बोला E का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि E क्या होता है, E इज़ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करें, तो अब 1.6 है और ये जो 10 की पावर माइनस 19 है ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा, तो n इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, और 1.6 का पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर देगा 50। कैसे, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा 10 बन के, है ना। यहाँ जब भी ऐसे होता है, देखो क्या होता है, 1.6 है तो पॉइंट हटता है तो क्या आता है अपॉन में 10, और जब डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसलिए ये बन गया 50। तो 10 इंटू 5 कितना 50, और ये जो माइनस 19 था, हमेशा याद रखना जब भी पावर में नेगेटिव हो तो वो क्या करता है, वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बन गया। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, नीचे 16 बचा है। तो n इक्वल टू, अब क्या करें, तो 16 से इसको डिवाइड करते हैं, है ना, 50 से, तो कितना आएगा, तो ये वैसे कटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, तो ये अपना 2 से हो सकता है, 2 8 ज़ा और 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, फिर तो अब डिवाइड कर दो, 8 3 ज़ा। ठीक है, फिर पॉइंट, फिर 1 2 और 5, फिर ये कितना हो रहा है 19। चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, वरना अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो 31.25 करके इंटू 10 की पावर 18 भी ला सकते हो। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो 3.125 इंटू 10 की पावर 19, या फिर क्या कर सकते हो, इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 1000, है ना, और 1000 में एक ज़ीरो अगर कट कर दे तो यहाँ से भी एक ज़ीरो कट जाएगा। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा 18, और एक ज़ीरो कट हुआ है तो नीचे क्या बचा फिर 100। ठीक है, तो वो 100 वापस डेसिमल में क्या बनाएगा, इधर पॉइंट लेके आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, तुम चाहो तो इसको भी एंड कर सकते हो। ये आ गया तुम्हारा 35 का। तो इस तरीके से तीनों को करना था। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नए टॉपिक से, और ये जो आज का टॉपिक है ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इसको अच्छे से समझना। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ।
जैसा कि मैं बताया ही था कि इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आएंगे जो अलग अलग तरीक़ों से, जिन्होंने अलग अलग चीज़ें डिस्कवर की, इन्वेंट किया, पता किया, है ना, जिसके ऊपर इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए, रिसर्च की। तो ठीक है, ओम किसका नाम है, एक साइंटिस्ट ही थे, उनका नाम है ये, ठीक है। तो उन्होंने एक लॉ दिया था। अब क्या था वो लॉ कि एक्चुअली आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो। ये जो लॉ बताना चाह रहा है, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लॉ जो है ये आप ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हो। आप अपने घर में अगर बहुत सारे डिवाइसेस अलग अलग देखोगे तो आप देखोगे कि वोल्टेज तो 240, 230 या 215 या 194 इतना वोल्ट समथिंग बताता है, लेकिन जो करंट होती है वो ओनली 1 एम्पियर या से ना करें 2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर या 0.6 एम्पियर या 1.5 या 10 माइक्रो मिली एम्पियर ऐसे कुछ दिया होता है। तो क्या ऐसा क्यों है? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से ही तो करंट बनी है, ये हमने अभी पढ़ लिया था पिछले है ना लेक्चर के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों होता है, करंट उसके कहना प्रोपोर्शनल में कम क्यों होती है? इसका मतलब क्योंकि दोनों का रिलेशन तो कुछ ना कुछ है, ये तो हमने क्लियर कर लिया था। क्योंकि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहीं करंट भी होती है, अगर उसे क्लोज पाथ कर दिया जाए तो। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड करें, वैल्यूज़ वो कैसे प्रोवाइड होगा, बैटरी लगा के, सेल लगा के, तो वहाँ पे अगर पाथ पूरा क्लोज है तो वहाँ पे करंट भी आएगी, वो भी जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट है ना जनरेट होती है, पैदा होती है, तो फिर दोनों में इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों? इसका मतलब पक्का है कि जिस भी पाथ के अंदर ये चीज़ जनरेट होती है वो करंट बड़ी मुश्किल से जनरेट होती होगी, या फिर कोई ना कोई ऐसा हिंड्रेंस है जो उसे रोकता होगा, है ना, कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगी जो उसको रेजिस्ट करती होगी, उसे रोकती होगी। तो इसी को देखते हुए, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते हैं हम वैसे वैसे करंट भी बढ़ती है, ये भी नोट करने वाली बात है। तो जब इतनी सारी बातें उन्होंने ऑब्ज़र्व की तो उन्होंने क्या किया, अपना एक लॉ बनाया। इस ऑब्ज़र्व करने के बाद मैं आगे एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा, जिससे ये है ना उन्होंने प्रूव करके बताया कि ऐसा क्यों होता था। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। एक रिलेशन बताया उसने किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होता है वहाँ करंट होती है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और फिर ये भी बताया इन्होंने कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंजेस करते हो वैसे वैसे है ना कह रहे करंट भी बदलती है। मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ती है, और पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हो तो करंट भी कम होती है, लेकिन दोनों एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ होती है, एग्जैक्ट वैल्यू में चेंजेस नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं होता कि दोनों एकदम इक्वल हो। ऐसा नहीं कि 230 वोल्ट का पावर आ रहा है ना, मतलब है ना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट भी 230 एम्पियर होगी, नहीं। ये तो पहली पॉइंट तो कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बताया ओम्स लॉ ने। और दूसरा पॉइंट कि उनके बीच में ये डिफरेंस क्यों है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनके प्रोपोर्शन को डायरेक्ट नहीं करता, मतलब एकदम इक्वल नहीं करता, प्रोपोर्शनल करता है, इक्वल नहीं करता है। तो ये क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न यहाँ दिया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ओम्स लॉ पूछा जाता है इसलिए ध्यान से इसकी डेफिनेशन, इसका लॉ समझना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि एक नॉर्मल है ना, आप अगर कहीं पे भी किसी भी माहौल का टेम्परेचर अगर एक फिक्स रखो, कहना कह रहे थ्रू आउट दी पूरे एक्सपेरिमेंट आप चेंज नहीं करो, तो आप एक ऑब्जर्वेशन देखोगे क्या कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। क्या होता है कि आप अगर ये वायर लेते हो, अब मैं अगर इसके इधर और इधर दोनों टर्मिनल पे अगर एक बैटरी लूँ और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दूँ और नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा दूँ, ठीक है, तो उसके बाद तो क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में प्रोवाइड कर दिया है, उसके कारण अब यहाँ पे क्या होगी, करंट फ्लो करने लगेगी। और कहते हैं कि जैसे जैसे आप इस बैटरी को चेंज करते जाओगे, अगर कोई दूसरी लगाते हो तो उस हिसाब से इसके अंदर करंट भी बदलेगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, तो वो इसलिए बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसलिए नोट करो, पहले क्या किया जाता था, पहले बोला जाता था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा, आप अगर मैथ्स आपने की होगी 10th में तो उसमें आपने देखा होगा एक चैप्टर था आपने, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपने देखा होगा कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है, या फिर बोल सकते हो y इक्वल टू x होता है।
ठीक है। अब ये x के साथ कुछ भी हो सकता है, 3x हो सकता है, +1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग को पता है क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि x जैसे जैसे बदलेगा ना वैसे वैसे y में बदलाव आएंगे, ना कि y जैसे जैसे बदलेगा वैसे x में आएंगे। मेन बेसिक चीज़ क्या होती है, x होती है, उसके बदलने से ही y में बदलाव आता है। हाँ ये भी होता तो ये भी है कि हाँ y में चेंज करोगे तो x में भी आएगा, लेकिन सब नॉर्मली अगर मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर कॉमन है ना मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ तो मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट जगहों पे क्या किया जाता है, ये होता है वेरिएबल, ठीक है, और ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो अपने आप बदल सकता है, जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो इसके ऊपर डिपेंड रखता है। इसी तरीके से तो इसीलिए हम y लेफ़्ट में लिखते थे और x राइट में, और ये यहाँ पे भी रीज़न यही है कि वैसे तो है ना v अपना y का काम कर रहा है, सॉरी x का काम करता है और i जो है वो y का काम करता है। तो इसमें है ना ये कह रहा है कि आप i इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v भी लिख सकते हो और v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। लेकिन सही मायने में देखो तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि v जो है वही तो इंडिपेंडेंट है, वो हमारे ऊपर है, हम उसको इजीली डिपेंड है क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन आई जो है वो डिपेंडेंट है क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा अच्छा है, मतलब मीनिंगफुल होता है लिखना, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो आइज़ तो इसलिए यानी कि ओम्स लॉ ने क्या बोला कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हम उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एंड्स पे, इसलिए। और करंट को आई से और पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या बन जाता है, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये जो साइन होता है प्रोपोर्शनल साइन होता है, ठीक है। और वो भी बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर में। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा कांस्टेंट टेम्परेचर ही क्यों बोला, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑब्वियस है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा है ना राइट में लिखा जाता है और डिपेंडेंट हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है। अब r क्या है, वेयर r, अब ये r आया कहाँ से, तो याद रखना ये तुम शायद है ना तुम 9th क्लास से तुम देखते आ रहे होंगे, एक ऑब्ज़र्व किया होगा तुमने कॉन्सेप्ट कि थ्योरी के अंदर साइंस, मोस्टली साइंस के अंदर क्या होता है कि जब भी कभी भी कुछ चीज़ को किसी लॉ में या किसी भी चीज़ में किसी फार्मूले में कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन रहता है और वो साइन जब बदलता है उसको हटाया जाता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है। अब ये कांस्टेंट क्यों आता है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते कि भाई मैंने है ना कह अगर 100 वोल्ट है ना पोटेंशियल डिफरेंस रखा है तो 100 एम्पियर करंट होगी, अगर 200 वोल्ट है ना मैंने कि पोटेंशियल डिफरेंस रखा है तो 200 एम्पियर करंट होगी। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, इसलिए साइन डाला जाता है प्रोपोर्शनल। तो ऑब्वियस है प्रोपोर्शनल डाला जाता है कि क्योंकि प्रोपोर्शनल ये कहता है कि भाई हाँ दोनों वेरी तो एक दूसरे के ऊपर से करते हैं, मतलब एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा, मतलब दोनों है डिपेंडेंट एक दूसरे पे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल साइन इसको डिनोट करता है, वरना हम चाहते तो डायरेक्ट इक्वल टू लिख सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि 240 वोल्ट हमारे घरों में आता है तो क्या 240 एम्पियर करंट होती है हमारे घर में, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी ज़्यादा होती तो अभी हम जी भी नहीं पाते यहाँ घर में, बहुत ख़तरनाक हो गई ये तो, है ना। अपने मैक्स टू मैक्स 1-2 वोल्ट समथिंग कम होती होगी, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है, तो फिर है ना कह रही ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटता है तो ऑब्वियस है जब दोनों इक्वल होते नहीं हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो होगी ना जो उनको डिक्रीज़ करती है या इंक्रीज़ करती है, एक दूसरे से डिफरेंट करती है। वो कौन है, वो है ये कांस्टेंट टर्म। साथ में कुछ ना कुछ जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन, जैसे याद करो ग्रेविटेशन चैप्टर किया था 9th में, तो उसमें है ना कह रहे आपने न्यूटन का जो फोर्स था वो फोर्स प्रोपोर्शनल था m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। जैसे ही तुमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया था क्या आ गया था, एक g आ गया था। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके इक्वल नहीं होता है, एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस कौन डिनोट करता है, वो कैपिटल G, जिसके कारण वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i होता है, तो v इक्वल टू i के साथ प्रोपोर्शनल साइन हटते क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी में r का रेजिस्टेंस। ये वही चीज़ है जिसके कारण से हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है जो मैं कब से बोल रहा हूँ,
ठीक है, ये वही चीज़ है जिसके कारण अपन को ये डिफरेंस देखने को मिलता है, जो मैं कब से बता रहा हूँ कि क्या रीज़न है कि करंट जो होती है वो बहुत कम होती है वोल्टेज के कंपेरेटिवली, लेकिन फिर भी वोल्टेज जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर इस हिसाब से ये फार्मूला एक नया बन के तैयार होता है हमारे सामने, V इक्वल टू आर आई बोलो या V इक्वल टू आई आर बोलो, एक ही बात है। ये जो फार्मूला होता है इसे ही बोलते हैं ओम्स लॉ का मेन फार्मूला जो होता है, ये है वो फार्मूला जो हम आगे बहुत जगह अब यूज़ करने वाले हैं। ये अब आर की हम भाषा में ही सब बातें करेंगे, अब देखना आगे। ठीक है, तो ये था। अब आगे क्या है, तो ये फार्मूले सारे बन जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, अब चूँकि अब इसका ये पता कैसे किया है इन्होंने, और ये जो पता है ये आर जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वर्ड क्यों बोला, कांस्टेंट वर्ड क्यों आया इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये फिक्स रहता है एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, एक पर्टिकुलर है ना करेक्ट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको आगे बताता हूँ, चलो करते हैं। ओके, देखिए ज़रा यहाँ पे क्या किया गया कि ओवरऑल कंप्लीट सर्किट जो है फिक्स रखा गया, टेम्परेचर भी फिक्स रखा गया। सर्किट फिक्स मतलब कि कॉइल जो थी वो फिक्स रखी गई, सर्किट को बदला नहीं गया। और क्या किया, अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग करंट वेरी करते गए। द वैल्यूज़ ऑफ current I flowing through a coil for the corresponding values of potential difference V across the coil are shown below। क्या किया कि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे देखा गया कि करंट क्या क्या वेरी कैसे कैसे वेरी करता है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 0.85 रखा गया तो करंट आई 0.05 एम्पियर। जब 1.70 रखा गया पोटेंशियल डिफरेंस तो 0.1 आया करंट, 3.5 रखा गया तो 0.2 आया, 5 वोल्ट रखा गया तो 0.3 आया, 6.8 रखा गया तो 0.4 आया। तो नोट करो जैसे जैसे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। लेकिन देखो इसलिए मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कहाँ आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। तो v को इसलिए है ना I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, मेरे हिसाब से ये सही रहता है क्योंकि ये हमें मीनिंगफुल लगता है। तो ये इसका रीज़न ये रहा। देखो इन्होंने ग्राफ में भी x एक्सिस के ऊपर v लिया है और y एक्सिस के ऊपर I लिया है। वैसे नो डाउट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीनिंगलेस है अगर अपन कुछ भी रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो वही बनना है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्केलिंग की इन्होंने, ठीक है, और इधर भी की, और 0.85 पे उन्होंने 5 का 0.05 का ऐसे करके उन्होंने जब पॉइंट्स बनाए और जब लाइन खींची तो क्या बना, स्ट्रेट लाइन बनी। तो इससे पता चलता है ग्राफिकली भी और थ्योरेटिकली भी कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ किया जाएगा, वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ होती है। ये इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो अब क्वेश्चन आइज होता है, देखो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की। अब वो क्या है ज़रा देखना ध्यान से, कि इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ, एंड इफ़ द रेजिस्टेंस इज हाफ द करंट गेट्स डबल। ये कैसे होता है, तो इसको समझने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, आप खुद यहाँ पे देखना, प्रैक्टिकली सोचो। V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि V अपॉन R इज़ इक्वल टू I, तो क्या गलत होगा, नहीं ना, क्योंकि R जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में I के साथ, तो वो चला जाएगा डिवाइड में, तो V अपॉन R इक्वल टू I हो गया। और अगर मैं बोलता हूँ ऑल ओवर सर्किट, मैं पूरे सर्किट के अंदर, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे स्विच है, और यहाँ पे मैं एक सेल यूज़ कर रहा हूँ जो एक कांस्टेंट पावर, एक कांस्टेंट है ना क्या सप्लाई हमें देता है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियस है, होते ही है। हर डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखना, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती,
वो करंट को किसी न किसी तरीके से रेजिस्ट करता है, तभी तो वो गर्म होते हैं। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, आप अगर हाथों को रब करोगे तो वो गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वो हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को रब होने में, फ्रिक्शन लग रहा है। और जहाँ फ्रिक्शन होगा या फिर जहाँ पे है ना कोई फोर्स लगेगा या कोई हिंड्रेंस होगी, कोई रोकने की कोशिश करेगा, तो वह गर्माहट तो होगी, है ना, हीट एनर्जी तो जनरेट होगी। यही रीज़न है कि बल्ब वगैरह जितने भी मशीन्स होती है, जितने भी फ्रिज वगैरह सब, वो गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो करंट फ्लो करती है, तो अंदर उसके अंदर हिंड्रेंस होता है। बस फ़र्क इतना है कि किसी में कम होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है। जिसमें ज़्यादा होता है वो बहुत जल्दी हीटअप होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस हिसाब से अब क्या है यहाँ पे, और यहाँ करंट कौन सी फ्लो कर रही है, आई, और वोल्टेज क्या है, वी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ये डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, यूनिट मैं आपको बताऊँगा, ओम। ओम्स लॉ के हिसाब से ये आर निकल के आया था, इसलिए ओम ने अपने ही नाम से इसकी यूनिट रख दी, ओम। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा 4OHM, ओम। ठीक है, और या फिर कई बार ये क्या करेंगे, ये आप कई जगह देख भी सकते हो, ये ऐसा शेप आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरीके का। ठीक है, तो हम इतना डिटेल में तो बना नहीं सकते, इसलिए हम शॉर्टली क्या बनाते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये ओम का सिंबल होता है, और ये कहीं पे भी बना दिख जाए तो समझ आना वो क्या रेजिस्टेंस है। तो अब प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं करंट को डबल कर देता हूँ तो क्या होगा, तो R डैश I डैश। अब प्रैक्टिकली सोचो, अगर करंट मैंने डबल कर दी है, करंट डबल कर दी है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2I अगर नीचे लाता हूँ, ठीक है, और रेजिस्टेंस उधर लेके जाता हूँ, तो नोट करो V/I क्या होता है, R होता है ना, इस फॉर्मूले से ही पता चलता है। V/I क्या होता है, R होता है। तो हमारा नया रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैं क्या किया, मैंने ध्यान से समझना, V/I इक्वल टू R होता है, V/R इक्वल टू I होता है। ये तो बड़ा सिंपल, इस फॉर्मूले से ही बन रहे हैं ये दोनों। ठीक है, R को नीचे ले जाओगे तो I की वैल्यू बनेगी V/R, और अगर I को नीचे ले जाओगे तो R की वैल्यू बनेगी V/I, है ना। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो है पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट एक सर्किट पे, फिक्स सर्किट में V/I का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसका R कभी नहीं बदलता। ये अपन आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। तो V/I R होता है। तो यहाँ पे नोट करो, जब हमने R डैश को वहाँ लिया और I डैश को नीचे लेके आए, तो हमारा फॉर्मेट क्या बना, V/I डैश इक्वल टू R डैश। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर मैं करंट डबल कर दूं, तो मैंने क्या किया, I डैश मतलब मेरी नई करंट जो है वो क्या है, 2I यहाँ पे मैंने डाली। तो जब मैंने यहाँ पे 2I डाली तो देखो ये बना R डैश इक्वल टू V/2I। तो V/I तो हमें पता है क्या होता है, R होता है, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया R, तो क्या बना R/2। तो इससे पता चलता है कि अगर आप करंट डबल करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ, और इफ़ द रेजिस्टेंस इज हाफ द करंट गेट्स डबल। उल्टा होता है, इन्वर्स, ठीक है, एक दूसरे के। अब आता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा यूनिट क्या होती है वो सब अब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ तुम्हें, कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो जैसे कि अभी अपन ने देखा कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन आर क्या होता है, उन दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है, वो उन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। उन दोनों के लिए तो वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ऑब्वियस है उन दोनों के लिए कांस्टेंट है। रियल लाइफ में मतलब रियलिटी में देखें तो आर भी किसी ना किसी तरीके से वैरी तो करता होगा ना, तो वो करता है, यस। तो अगर आपके एग्जाम में आता है राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो क्या लिखोगे, तो रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का, वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। किन चीज़ों पे, इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वापस मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। तो आर जो है, सबसे पहले तो अब मैं आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड करता है। याद रखना, अगर मैं एक वायर यूज़ करता हूँ जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और एक वायर यूज़ कर रहा हूँ जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो याद रखना ये ऑब्जर्वेशन किया गया
ये प्रैक्टिकली किया गया कि हमने है ना कि बहुत सारे ऐसे वायर जो है रैंडमली रखे, ये 15 सेंटीमीटर, ये 20, ऐसे करके हमने रखे। फिर हमने क्या किया, एक सर्किट तैयार किया, हमने एक सर्किट तैयार किया, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब भी लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। फिर सर्किट तैयार करके हमने क्या किया, अब हमने जब जब हर छोटे और बड़े वायर को कनेक्ट कर करके देखा तो हमने ऑब्ज़र्व किया, ऐसे करता हूँ मैं, यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ जो कि हमें करंट बताता रहेगा, और यहाँ पे मैं वोल्टेज डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर डाल देता हूँ जो हमें वोल्टेज बताता रहेगा। ये दो डिवाइस डालने ज़रूरी है, तो हमने पैरेलल में तो वोल्टेज डाल दिया और सीरीज़ में एमीटर डाल दिया, वो वोल्ट मीटर, ये एमीटर, ये याद रखना। अब हमने क्या किया, लेंथ का मैं बताता हूँ कैसे डिपेंड करते हैं, आर जो है कैसे वेरी करता है लेंथ के वेरी करने से। तो हमने जब 10 सेंटीमीटर का वायर जो है वो कनेक्ट किया सर्किट में, ये दोनों देखो नोट करो सेपरेट हुए हुए हैं, ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये बस नॉब्स हैं जिनसे मैं कनेक्ट करूँगा बाद में। तो जब मैंने 10 से किया तो पर्टिकुलर कुछ ना कुछ करंट भी आई होगी और वोल्टेज भी आया होगा। फिर जब मैंने इनसे कनेक्ट किया तो फिर कुछ चेंजेस आए होंगे, 15 सेंटीमीटर से कनेक्ट किया तो फिर कुछ करंट और वोल्टेज डिफरेंट आया होगा, और जब इससे किया तो फिर कुछ आया होगा। नोट करो, मैंने इसको डॉटेड से बनाया ताकि डिफरेंस हो सके, इसको मैंने एक सिंगल लाइन से बनाया और इसको मैंने डबल लाइन से बनाया, ठीक है। तो जब ऐसे तीनों से कनेक्ट किए, ऐसे और भी मैंने वायर्स लेके कनेक्ट किए अलग अलग साइज़ के, सबकी मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा, टेम्परेचर पूरे सर्किट का फिक्स रखा मैंने, ठीक है। मटेरियल सेम लिया मैंने, चार पाँच जितने भी वायर लिए अलग अलग साइज़ के, हाई मतलब लेंथ के, मैंने सब कॉपर के ही लिए। जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मैंने एक टेबल बनाई और मैंने ऑब्ज़र्व करके पता किया कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाता जा रहा हूँ वायर की, सब कुछ सही रखा है, मैंने फिक्स रखा है, लेंथ चेंज की है बस मैंने, बाकी इसका है ना कह रहे मतलब मटेरियल सेम है, टेम्परेचर पूरे सर्किट का फिक्स रखा हुआ है, और साथ ही साथ इसका जो मोटाई है, थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी फिक्स रखा हुआ है। तो जब मैंने ऐसा रखा, इसको केवल लेंथ को बदला, तो उससे पता चला कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ करता हूँ वैसे वैसे आर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट तो मेरे फिक्स हो गया कि चलो इसका मतलब कंडक्टर के लेंथ पे आर डिपेंडेंट है। और कैसे है, डायरेक्टली। याद रखना, जब भी कोई चीज़ को ऐसे लिखा जाता है तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, कि मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये तुम पढ़ चुके हो, है ना, 6th 7th 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जैसे जैसे है ना कह रहे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, और जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे y घटेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक होता है जिसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन आता है, कि जैसे जैसे x इंक्रीज़ होगा ये उल्टा कम होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसे बोलते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो r भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर हमने एक और चीज़ मैं आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है कि क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकला रेजिस्टेंस। कैसे, हमने अब की बार क्या किया, मटेरियल सेम रखा, लेंथ भी सेम रखी, लेकिन किया क्या हमने, एक पतला रखा, एक मोटा, एक उससे मोटा, ऐसे करके हमने अलग अलग वायर लिए, ठीक है। सर्किट पूरा वही है, बाकी का पूरा सेम है, वही एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्विच है, यह हमारा सेल है, ठीक है, या हमारा लोड है। वैसे तो ये वायर भी लोड का ही काम करते हैं, तो ये लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है। बहुत से एग्ज़ाम में तो मैं ना सर्किट में जो नोटबुक में दे रखे हैं उसमें आपको ये दिखेगा भी नहीं, ओनली ये पूरा सर्किट होगा, इसको अगर छुपा दे तो। और इसके अलॉन्ग की क्या कर रहे हैं, वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही बात है, यहाँ लगाओ, डिफरेंस तो दिखने को मिल ही जाएगा। तो जब आप ऐसा सर्किट रखते हो तो और फिर आप ऐसे अलग अलग कनेक्ट करते हो एक एक करके तीनों को, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं थिकनेस बढ़ाता जा रहा हूँ रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। वापस से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, थिकनेस बढ़ाता जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इससे पता चला कि आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मोटाई, थिकनेस, ठीक है। ये तो ये दूसरी चीज़ पता चली। फिर उसके बाद मैंने और क्या देखा कि अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने सब कुछ सही रखा, वायर भी सेम रखा,
वायर की लेंथ नहीं बदली, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदला, और मैंने मटेरियल एक ही वायर को मैंने लगा रखा है। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बदल रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिकली भी अपने घरों में देख सकते हो, जैसे जैसे सालों साल बीतते रहते हैं आप देखते हो, और जैसे जैसे घर का टेम्परेचर है ना कि मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। पूरे साल में कितने अलग अलग 6 सीज़न आते हैं अलग अलग, तो सीजन्स के अकॉर्डिंग ऑब्वियस घर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो उससे क्या है, वायरिंग्स जो होती है ना वो भी कभी लूज़ पड़ जाती है, कभी चेंज हो जाती है, होता है, फ़र्क पड़ता है ना। ऐसा तो मैंने आप आज तक कोई घर नहीं देखा होगा जिसमें कभी भी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत ना पड़ी हो, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसे है ना, वायर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, जो थोड़े लॉन्ग लाइफ चलते हैं ढंग से, ओके। तो ये सब देखने के बाद हमने एक फार्मूला डिराइव किया रेजिस्टेंस का। क्या डिराइव किया हमने? एक फार्मूला। क्या था वो? कि भाई आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है लेंथ के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो फिर जिस तरीके से मैंने आपको बोला था ओम्स लॉ के अंदर किस तरीके से हमने है ना V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था और प्रोपोर्शनल साइन हटाया तब हमारे R आया था, उसी तरीके से L/A जो है उसमें भी अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक नया नाम निकल के आएगा जिसे बोलते हैं रो। उसे बोलते हैं रो। रो क्या? RHO, रो। बड़े अजीब अजीब वर्ड आएंगे लेकिन ये आपको अब ध्यान में रखना है, इससे आपको यूज टू हो जाना चाहिए, हैबिचुअल हो जाना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं रो, ठीक है। और ये कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए इसका नाम पड़ा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये रो कहलाता है सिंबल में, और इसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब ये जो रो है ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये रेजिस्टिविटी होती है जो कि हर मटेरियल की फिक्स होती है। जैसे कि अब हमने है ना यहाँ पे देखा था नेचर ऑफ मटेरियल, तो यही वो वैल्यू है जो नेचर ऑफ मटेरियल को डिनोट करती है यहाँ पे इस फॉर्मूले में। क्योंकि आपकी बुक में एक टेबल होगी जिसमें इस रेजिस्टिविटी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है वो टेबल में हर एक के वैल्यू अलग अलग बता रहे हैं। तो याद रखना कंडक्टर्स जो होते हैं ना, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी 10 की पावर माइनस, मतलब 10 के ऊपर जो पावर होती है वो नेगेटिव में चलती है, मतलब इतनी कम होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि कंडक्टर है तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। लेकिन जो है ना सेमी कंडक्टर है उनका है ना 10 या है ना कह रहे 6, 8 समथिंग कुछ होता है, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 के बीच में वेरी करता है। ये मैं वैल्यू बता रहा हूँ रेजिस्टिविटी की वैल्यू बता रहा हूँ, जो कि कंडक्टर के लिए 10 की पावर -20 माइनस 10 की पावर -18 समथिंग चलती है। और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, जो कुछ टाइम है ना कि अलग है ना कह टेम्परेचर पे तो है ना कह कंडक्टर काम करते हैं और अलग टेम्परेचर पे इंसुलेटर काम करते हैं। ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जिसके एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये बहुत अच्छे है ना सेमी कंडक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं मटेरियल। और इन सेमी कंडक्टर में ये टेम्परेचर होता है। और कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिनकी डिग्री है ना कह पावर जो है 10 की पावर 10, 10 की पावर 18, 10 की पावर 20, 10 की पावर 15 ऐसी जाती है, मतलब पॉजिटिव में जाती है पावर, ठीक है। ये इंसुलेटर होते हैं इसलिए, तो ये याद रखना। ये तुम अब टेक्स्ट बुक में टेबल देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया? मटेरियल। क्या हो गया? मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, जो कि और रेजिस्टिविटी जो होती है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल की फिक्स वैल्यू होती है जो कभी बदलती नहीं है। आप भली लेंथ बदल दो, आप भली उसके क्रॉस सेक्शन एरिया बदल दो, कुछ भी चेंज कर दो, लेकिन उसमें बदलाव नहीं होगा। ओके, सॉरी, एक्चुअली ये जो मैंने वैल्यू बताई थी इसमें क्या है, 10 की पावर 6 नहीं है, मतलब ये 1 से या फिर है ना कह रहे 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होती है और ये 10, 20 समथिंग चलती रहती है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर की वैल्यूज़ होती है। ये 10 की पावर्स में नहीं चलती सेमीकंडक्टर की, वो नॉर्मल होती है। उसमें है ना या तो होगी 2 या 4 या 10 या 0.6, 0.5 इतनी होती है। बस डिफरेंस आता है कंडक्टर और इंसुलेटर में। कंडक्टर्स में पावर नेगेटिव में चलती है, -10 की पावर -18, 10 की पावर -20, 10 की पावर -15, और इंसुलेटर में 10 की पावर 10, 10 की पावर 18 इसमें चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अब क्या करें हम इसमें, अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि अब इन सब चीज़ों की यूनिट्स क्या होगी। मेनली रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की मैं बता चुका हूँ, ओम होती है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर लिख सकते हो OHM।
ओके। लेंथ तो ऑब्वियस है मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ए जो है लेकिन स्टैंडर्ड मीटर में ही रखा जाता है। और ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वायर का, ठीक है, तो वो होता है हमेशा मीटर स्क्वायर, एरिया तो हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अब यहाँ पे हमें पता करना है कि रो इसकी यूनिट क्या होती है। तो ज़रा चेक करते हैं, रो को हम लाते हैं एक तरफ, इस रो को हम यहीं पे रखते हैं, ए को ले जाते हैं मल्टीप्लाई में और एल को ले जाते हैं नीचे। क्रॉस करना आता है ना, क्रॉस सेक्शन, सॉरी क्रॉस सेक्शन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इक्वल टू के ए जो है यहाँ पे था डिवाइड में है, तो ये वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और एल यहाँ से डिवाइड में जाएगा, तो आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो ए ऊपर होगा एल नीचे होगा, तो ए क्या है एम स्क्वायर और एल क्या होगा एम। तो नोट करो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो क्या बनी रो की यूनिट ओम मीटर। तो याद रखना, तो रो जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं उसकी यूनिट क्या होती है ओम मीटर, ठीक है। आपको मैं टेबल भी बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू किसके लिए क्या होती है। तो ये देखो, आप ज़रा इसको देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि जितने भी कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स की वैल्यू देख लो 10 की पावर -8 समथिंग जाती है, ठीक है। इंसुलेटर सेमी कंडक्टर जो होते हैं उनकी 0.6 2300 समथिंग जाती है, और इंसुलेटर्स जो है उसकी 10 की पावर 10 10 की पावर 14 समथिंग इस टाइप की होती है। तो समझ गए होंगे कि वैल्यू कैसे देख के पता चलता है कि वो सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। पावर को देख के पता कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। एक वर्ड आता है रेजिस्टर्स। अब ये क्या होता है ये थोड़ा बता देता हूँ, जो मैं बता नहीं पाया था पहले, कि ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। और ये है कि अब कहते हैं ना, कुछ जगहों पर रेजिस्टेंस बड़ा हार्मफुल है, बड़ा गलत है, डिसएडवांटेज भी है, तो कुछ जगह पे उसका यूटिलाइजेशन भी होता है। रेजिस्टेंस का कुछ जगहों पे यूटिलाइजेशन भी है। कैसे? अब प्रैक्टिकली सोचो, बल्ब कैसे बनाया गया होगा। एक कॉइल ली होगी, एक मटेरियल लिया होगा, अब वो कौन सा होता है, टंगस्टन ले लिया जिसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा कोई मटेरियल लिया जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, और उसकी है ना क्या किया, उसका कॉइल बनाया गया। उसमें हमने क्या किया, है ना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तो एक करंट फ्लो हुई क्योंकि क्लोज पाथ था। तो करंट जब फ्लो होती गई, तो अब आप प्रैक्टिकली सोचो, जब करंट फ्लो होती जा रही है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे, तो क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे को क्लैश करेंगे, एक दूसरे को रोकेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जब ऐसा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हीट। ये हम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जूल्स लॉ, हीट एनर्जी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होती है तो कभी आपने एकदम मैं ना कह रहे हॉट आयरन देखा है, गरम है ना लोहा देखा है, जब आप देखोगे तो उसमें कैसे लगता है, लावा जैसा, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस निकलती है। तो ये जो पुराना एक बल्ब था, पहले जो बल्ब होते थे, बल्ब के अंदर यही तो सिस्टम होता था कि वो कॉइल जो है वो हीटअप होती थी और वो एक लाइट कहना एमिट करती थी, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा गया कि जिनका है ना कह रहे बहुत ज़्यादा है ना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, वो क्या कहलाता है, गुड कंडक्टर। जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ना कह रहे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। और कंपेरेटिवली जिनका हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, रेजिस्टर्स। आजकल मार्केट में इजीली रेजिस्टर्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि किस तरीके से किया था, यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की। तो देखो यहाँ पे इसके है ना कह रहे एग्जाम्पल भी दिए हैं कि जैसे क्या है, ये आयरन है, आयरन में भी क्या होता है, ये देखो हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, एक अलॉय होता है, उसका बना हुआ होता है यहाँ पे, जिसके अंदर क्या होता है, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर एक्सेट्रा आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। क्यों ऐसा, क्यों अलॉय का ही क्यों बनाया जाता है ये हीटिंग कॉइल, ताकि रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज़ मच हायर, ठीक है। एक प्योर मेटल के कंपेरेटिवली है ना कह रहे, प्योर मेटल तो क्या होता है, फिर भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन अगर एलॉय बनाया जाए कुछ, अब एलॉय होता है कि, तो मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस है ना कह रहे लेक्चर में, कि कंस्ट्रक्टर जो बनाते हैं इन मटेरियल्स को, कि वो क्या करते हैं, एक दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर उसके अंदर थोड़ा और नॉन मेटल डाल के मिक्स करके एक अच्छे स्ट्रेंथ वाला अलॉय, एक कंपाउंड सब्सटेंस तैयार करते हैं, जिसे अलॉय बोलते हैं। जैसे नाइक्रोम, ब्रास, ब्रोंज,
तो नाइक्रोम कैसे बनता है, निकल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ किया जाता है, तो एक तो क्यों, क्योंकि इससे क्या होती है, उसकी रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी होती है वो हायर हो जाती है नॉर्मल कहना कंपेरेटिवली मेटल्स से, ठीक है। दूसरा कि इसमें इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब कई बार आप देखते हो बहुत सारे मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है उनमें, ठीक है, तो वो इजीली नहीं होता। और तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं, वेरी गुड। न्यूमेरिकल्स अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैं केवल थ्योरी में कनेक्शन कर रहा हूँ आगे। आज चलो अपन इतना ही करते हैं, कल अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर एक अलग लेक्चर मैं आपका लूँगा जिसमें मैं रेजिस्टेंस के कनेक्शंस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।